नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के साथ हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए अवसर अपार। और इस खास मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो नया सवेरा में मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला। और हमारी कोशिश होती है कि भारत के आत्मनिर्भर होते हुए सर्वांगीण विकास की एक सशक्त झलक हम करें आपके समक्ष पेश। बिल्कुल, और साथ ही साथ आंचल, खेल जगत में क्या हिट है, कैसे आपकी सेहत फिट रहेगी, साथ साथ टेक टॉक और वर्ल्ड वॉच, हर वो बात जो कि हमारे दर्शकों के दिन को बहुत खास बनाने वाली है, वो तमाम चीजें हम इस पावर पैक शो नया सवेरा में लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे के बाद नई ऊंचाई पर द्विपक्षीय साझेदारी। इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित प्रधानमंत्री ने जताया आभार। आज इथियोपियाई संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल पास कराने की सरकार की होगी कोशिश। मनरेगा की जगह नई योजना के प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध। थोड़ी देर में दिल्ली से गोवा पहुंचेंगे अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स। वो पहुंच चुके हैं और 25 लोगों की मौत के आरोपियों की गोवा की अदालत में होगी पेशी। पुलिस की ओर से रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। INAS 335 हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे की गोवा के INS हंसा में होगी कमीशनिंग। और कैमरन ग्रीन बने IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। KKR ने 25 करोड़ से ज्यादा में खरीदा। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर। तो चलिए, नया सवेरा की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया के दौरे की। जी हां, इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से उनको वहां पर सम्मानित किया गया। दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ये सम्मान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, और आपको बता दें कि पीएम मोदी आज इथियोपियाई संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, UN शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के लिए ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप डबल करने, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत एआई में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी सहमति बनी। Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए। इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से जुड़ रहे हैं। अश्विनी, सुप्रभात आपको। अदीस अबाबा यानी नया फूल, और ये नया फूल भारत और इथियोपिया के नए रिश्तों की ऊष्मता और प्रगाढ़ता की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे में 109 मिलियन आबादी वाला इथियोपिया किस तरह से रणनीतिक साझेदार बनने की तैयारी कर रहा है भारत के लिए? चलिए अश्विनी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो अदीस अबाबा जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदीस अबाबा की यात्रा, इथियोपिया की यात्रा केवल इथियोपिया के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, समूचे अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही, अगुवाई में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिली G20 की। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, जिस तरीके से खुद यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जाकर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हैं, मैत्री उद्यान लेकर आते हैं, साइंस म्यूजियम दिखाते हैं। साइंस म्यूजियम जिसको यहाँ का कहा जा सकता है कि इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल है, वो ठीक मेरे पीछे ही है साइंस म्यूजियम, जहाँ पर आगे के इथियोपिया और आगे के
अफ्रीका की झलक देखने को मिलती है। निश्चित तौर से यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अन्य इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाने की इच्छा प्रधानमंत्री अभी अहमद की थी। और सीधे अगर वो एयरपोर्ट से पहुंचे हैं तो इसी साइंस म्यूजियम पर पहुंचे हैं, जो कि बदलते हुए अफ्रीका का भी प्रमाण है, बदलते हुए इथियोपिया का भी प्रमाण है, बदलते हुए यहाँ पर इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन का प्रमाण है। और उन्होंने अपनी बात में जिक्र भी किया, अपने संबोधन में भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जिस तरीके से भारत में डिजिटलाइजेशन को सुनिश्चित किया है, जिस तरीके से भारत में उन्होंने सशक्तिकरण के अनेक उपाय चलाए हैं, उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित हुए। अपने भाषण में भी अभी अहमद अली ने इस बात का खास जिक्र किया। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो दोनों संबंध इसी साइंस म्यूजियम के बाद मैत्री उद्यान की तरफ लेके जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जेस्चर ये है कि दोनों देश किस तरीके से आपसी मैत्री को और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल 3 MOUs का जो वो हुए हैं, साइन हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, वो अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि इथियोपिया ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की यात्रा। जिस तरह की गर्मजोशी देखने को मिली, दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। जिस तरह के समझौते, और साथ साथ आज वहां की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी, आज संयुक्त संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और ये भी बताना जरूरी है कि भारत यहाँ के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में काफी बेहद महत्वपूर्ण प्रशिक्षक की भूमिका रखता है। प्राइड जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के जो रिफॉर्म्स हैं डेमोक्रेसीज के, उनके कई प्रतिनिधिमंडल, अब से ज़्यादा 41 से ज़्यादा सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल फरवरी में, उससे पहले भी कई प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर चुका है, भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रशिक्षित हो चुका है, भारत की संसदीय व्यवस्था को देख चुका है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे इथियोपिया की संसद का, तो निश्चित तौर से जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे लोकतंत्र की जननी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सभी शाश्वत जो मूल्य हैं, जो समता के हैं, जो इक्विटी के हैं, जो जस्टिस के हैं, जो साम्य और न्याय के हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं प्रतिपुष्ट होगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण, वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों के सम्मानजनक स्थान, सम्मानजनक उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति के हमेशा पक्षधर रहे हैं। तो यहाँ से निकली हुई आवाज़ वो ग्लोबल साउथ की एक बुलंद आवाज़ होगी, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बुलंद आवाज़ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ये देखेगी कि भारत किस तरीके से अपनी क्षमता का विस्तार, अपनी विशेषज्ञता का विस्तार, अपने मूल्यों का विस्तार, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विस्तार समूचे अफ्रीका में साझा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में और सहयात्री के रूप में दोनों देश बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो आप ये मान के चलिए कि किस तरीके से यहाँ समूचे अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर स्थित है, इकोनॉमिक कमीशन का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर स्थापित है। तो केवल इथियोपिया भर के लिए ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिहाज से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा को अगर सिंबॉलिक तरीके से कहा जाए तो भारत अफ्रीका इंडिया रिलेशंस को AI 2.0 का दर्जा दिया जा सकता है इस यात्रा को। और इसीलिए अश्विनी हमने देखा था कि अफ्रीकन यूनियन को जब G20 में शामिल किया गया तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उस मंच से कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इथियोपिया से इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री का जो दौरा है, जैसा कि अश्विनी बता रहे हैं, बेहद अहम है। विनिर्माण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, शैला, जल विद्युत क्षमता को आगे ले जाने की बात करते हैं, उसमें इथियोपिया जो है वो बहुत सशक्त है। तो कैसे दोनों देशों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन रहेगी इस पूरी यात्रा में, ये देखना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ओमान पहुंचेंगे। और ओमान, आपको बता दें, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश है, जो कि भारत के पश्चिमी तटों से केवल जल से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब देश ओमान, सऊदी अरब, UAE और यमन की सीमाएं साझा करता है। इसके दक्षिण पूर्व में अरब सागर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद दूसरी बार सल्तनत ऑफ ओमान की यात्रा कर रहे हैं, जो दोनों देशों के मधुर राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने पर हो रही है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश से लेकर प्रौद्योगिकी तक के व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाएगी। भारत और ओमान के संबंध लगभग 5000 साल पुराने हैं। राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए थे।
दोनों देशों के बीच 2008 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई। ओमान के शासक सुल्तान हाथम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। तो भारत और ओमान संबंध के बारे में आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ओमान जो है भारत का खाड़ी में सबसे निकटतम रक्षा साझेदार है और एकमात्र जीसीसी देश जिसके साथ भारत जल, थल और वायु के क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। वहीं अगर व्यापार की बात की जाए तो ये 10 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं 6000 से ज्यादा संयुक्त उद्यम यानी कि जो साथ में मिलकर काम किया जाता है वो तमाम उद्यम वहां पर मौजूद हैं। 7.5 बिलियन डॉलर की जो आर्थिक संरचना है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। साथ ही साथ 605 मिलियन डॉलर का एफडीआई 2000 से 2025 में ओमान से आया है भारत में। तो एफडीआई के लिहाज से भी अहम देश है ओमान भारत के लिए। वही ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष में 50-50% संयुक्त उद्यम के रूप में इसे स्थापित किया गया। OIGIF का 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया गया है। साथ ही 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कार्यान्वयन के चरण में है। जब हम बात करते हैं तो लबोलुबाब ये कि भारत ओमान संबंध जो हैं जिनके राजनयिक संबंध 1955 से हैं और रणनीतिक साझेदारी को और स्थापित और सशक्त बनाने के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। और वहीं ओमान की राजधानी मस्कट में गल्फ कंट्री का सबसे पुराना मंदिर है। गुजरात से आए कारोबारियों से कई 100 साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल। 2018 में जब प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे थे तब उन्होंने इस मंदिर में पूजा भी की थी। पूरी गल्फ कंट्री में इस मंदिर की बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता है। आपको दिखाते हैं मस्कट से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। समय हम ओमान की राजधानी मस्कट में हैं और आपको बता दें कि मस्कट में गल्फ कंट्री का सबसे पुराना शिव मंदिर है। दो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मस्कट पहुंचे थे तो इसी शिव मंदिर में उन्होंने पूजा करी थी। आपको बता दें कि श्री आदि मोतीश्वर महादेव का ये मंदिर है और ये मंदिर जितना पुराना है उतना ही पुराना भारत और ओमान के बीच संबंधों का एक तरीके से रिश्ता भी है, क्योंकि गुजरात से बड़ी संख्या में जो कारोबारी थे वो ओमान पहुंचते थे और ओमान में उनकी पूजा पद्धति किसी तरह से बाधित ना हो उसके लिए कई 100 साल पहले ये शिव मंदिर बनाया गया था। ये पुरातन मंदिर करीब 350 साल वर्ष पुराना है और मांडवी कच्छ से जो गुजराती यहाँ आए थे प्रवासी के रूप में बाद में यहाँ स्थित हो गए और उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पर चालू किया। उस समय से ये मंदिर स्थापित है। जो शिवलिंग है यहाँ पर वो स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू है और बहुत काफी पुराना टेम्पल है ये सर। श्री आदि मोतीश्वर महादेव को समर्पित ये पूरा का पूरा मंदिर है। काफी मान्यता है इस मंदिर की। अगर यहाँ आप देखें तो मंदिर प्राचीन रूप में किस तरह का था वो आपको इन फोटोग्राफ में आपको दिखाई देगा। गल्फ कंट्री में सबसे पुराना श्री आदि मोतीश्वर महादेव का ये मंदिर है और इस मंदिर की मस्कट में बहुत धार्मिक मान्यता है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और बढ़ते आगे बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने यरूशलेम में इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं दी और साथ ही टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, स्किल्स, टैलेंट, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर भी मंथन किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विचारों को महत्व दिया गया है। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। अब वक्त जोर से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आज संसद के शीतकालीन सत्र में क्या है खास। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंग मसाला। मसाले सच MDH। ओ हरी भैया,
अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। जी हां, ग्रामीण इलाकों में 125 दिन की रोजगार गारंटी वाले विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है और कोशिश ये होगी कि इस बिल को आज ही निचले सदन से पारित करा लिया जाए। तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम वाले इस बिल को कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया और कहा कि इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं जो आज की जरूरतों के अनुसार है और इसका फायदा न सिर्फ ग्रामीणों को होगा बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी होगा। सरकार इस बिल को ग्रामीण विकास और 2047 के विकास लक्ष्यों के लिए बेहद अहम बता रही है। तो वहीं विपक्ष की ओर से इस बिल पर विरोध भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सरकार गांधी जी का नाम हटा रही है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। अब इस बिल को संसद की समिति को भेजे जाने की मांग भी रखी गई है। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे नीचे है उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में क्या कुछ है। इस बिल में 100 दिन की जगह 125 दिन काम करने की गारंटी श्रमिकों को दी गई है। 15 दिन में मजदूरी की जगह हर हफ्ते मजदूरी दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। चल वहीं खेती के सीजन के समय श्रमिकों की कमी ना रहे और छोटे किसान अपने खेतों में काम कर सकें, इसके लिए राज्यों को उस समय नई योजना में काम रोकने की शक्ति भी दी गई है। नई योजना में केंद्र के हिस्से 60% और अधिकतर राज्यों के हिस्से 40% बोझ आएगा। तो मनरेगा बनाम ये नई योजना और इस नई योजना में कई सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी थी, तो नई योजना जो है 125 दिन के काम की गारंटी दे रही है। मनरेगा में हर 15 दिन में मजदूरी का पेमेंट दिया जाता था, तो इस नई योजना में हर हफ्ते मजदूरी का पेमेंट होगा। मनरेगा केंद्र सरकार से अधिकतर फंड लेती थी, इसमें फंड जो है वो राज्यों पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाला गया है। तो इस तरह से ये जो नई योजना है वो आम जन के लिए, जो गरीब मजदूर है, किसान है, उनके लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कल हमने देखा कि काफी कुछ हंगामे के बीच बहुत सारा कामकाज भी हुआ और आज जो बिल जिस पर चर्चा होनी है बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये पारित भी करा लिया जाए। देखा जाए तो आम जन के लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है जो कि मजदूर हैं। कल हमने देखा था कि विधायी कामकाज बहुत तेजी से हुआ था। निरसन और संशोधन बिल यानी अप्रचलित कानूनों से जुड़ा बिल जो सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है, ऐसे 1500 से ज्यादा कानून या नियम खत्म हो चुके हैं, उस पर चर्चा हुई और लोकसभा में उसे पारित किया गया।
इसके साथ ही साथ लोकसभा में हमने देखा कि बीमा संशोधन विधेयक, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई 100% करने का प्रस्ताव है, उस पर देर रात तक चर्चा हुई और उस पर चर्चा पूरी होकर उस पर पारित किया गया। आज दो विधेयक जो कल पेश हुए थे लोकसभा में, एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा विधेयक है, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान है, कल पेश हुआ था, आज उस पर पहले चर्चा होगी। और जो जिसकी बहुत चर्चा है, आपने दिखाया भी ग्राफिक्स से, विकसित भारत जी राम जी बिल, मनरेगा कानून की जगह पर ये नई योजना लाई जा रही है। इसमें 100 की जगह 125 दिन की गारंटी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है विपक्ष की तरफ से कि इसमें राज्यों पर बोझ डाला जा रहा है और महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाया जा रहा है। देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी दिल में बसते हैं और महात्मा गांधी के आदर्शों पर यह सरकार चलती है। और जहां तक नाम हटाने की बात है, तो जवाहर रोजगार योजना जो कांग्रेस ही लाई थी और उसी ने उस योजना को हटाया था जब नरेगा और बाद में मनरेगा नाम दिया गया। तो ये महज एक राजनीति है। जहां तक राज्यों पर बोझ बढ़ाने का सवाल है, जहां ये समझना होगा, केंद्र का यह स्पष्ट कहना है कि 3 गुना पैसा मनरेगा में यूपीए के मुकाबले एनडीए ने दिया है और आगे भी, यानी अब ये पैसा बढ़ने वाला है। तो केंद्र अपनी कुल राशि में कोई कमी नहीं करने जा रहा है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में राज्यों को समझना होगा कि उनके राज्य के जो गांव है वही विकास में ये पैसा लगेगा। तीसरी बात यह है कि केंद्र को यह लगा कि कच्चे काम जो बहुत संख्या में मनरेगा में कराए जाते हैं, उसमें कई बार एक कच्ची सड़कें फिर वो धुल जाती हैं बारिश में, फिर से बनती हैं, तो स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं हो रहा है। तो अब कच्चे कामों को तो प्राथमिकता रहेगी, लेकिन साथ साथ टिकाऊ कामों को प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि मनरेगा में एक नियम है कि 40% कम से कम आप कच्चे काम पहले कराइए, तब आपको कुछ पैसा टिकाऊ काम के लिए मिलेगा। तो वहां पर कुछ संशोधन किया गया जिससे गांव में लंबे समय के लिए बुनियादी ढांचा बन सके। लेकिन बहुत हमने विरोध देखा, कल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक टकराव देखने को मिला। आज जबरदस्त चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि कम से कम संसदीय समिति को, सिलेक्ट कमेटी को या संसदीय समिति को, स्टैंडिंग कमेटी को इस बिल को जरूर भेजा जाए। आज देखना होगा कि क्या सहमति बनती है इसको लेकर, या फिर स्थिति सरकार की मंशा ये है कि इसी सत्र में पारित कराएं। 6 महीना राज्यों को समय मिलेगा इसे लागू करने में। फिर बजट आने वाला अगला सत्र जो होगा, तो सर बहुत समय सरकार इसमें चाहती है कि देरी न हो। इसी सत्र में जो 2 दिन बचे हैं उसमें ये बिल दोनों सदनों से पारित होगा। वहीं शैलेंद्र, अन्य विधायी कार्यों की बात की जाए जो लोकहित जनों से जुड़े हैं, जो आज संसद में उठाए जाएंगे, उनके बारे में जरा रोशनी डालिए। देखिए, संसद में महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां दोनों सदन के पटल पर रखी जानी है। प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े जवाब होने हैं, जिसमें रेलवे मंत्रालय से जुड़ा भी एक सवाल है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि परमाणु ऊर्जा से जो जुड़ा बिल है उत्पादन से, क्योंकि हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें सोलर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम पहले ही हो चुकी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी भी अच्छे उसमें भी हमारा जो भागीदारी है वो और बढ़े, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल कल पेश हुआ था। उसको लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। तो आज उस पर चर्चा होनी है। पहले लोकसभा में संभवतः उसी पर चर्चा होगी, फिर जी राम जी बिल पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो निरसन बिल है, जिसमें अप्रचलित 71 कानूनों को हटाने का प्रावधान है, लोकसभा में जो कल पारित हुआ था, राज्यसभा में आज उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, 19 दिसंबर को यह सत्र खत्म हो रहा है। तो सरकार चाहती है कि विधायी कामकाज जो भी तेजी से निपटाया जा सके उस पर आगे बढ़ाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अगर बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर की, इसमें 100% विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रावधान वाला जो विधेयक है वो कल लोकसभा से पास हुआ। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित करवा लिया गया। बिल्कुल, विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा विधेयक में 12 बार संशोधन हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में आम लोगों के साथ ही किसानों की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी निवेश के लिए खोलने से बेहतर तकनीक और बेहतर प्रोडक्ट सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस बिल के तहत 100% एफडीआई के बावजूद कंपनी के टॉप अधिकारियों में से एक चेयरमैन या फिर सीईओ का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश से जो आम लोग हैं उन्हें कम दामों में इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिल पाएगा।
और वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर लेते हैं, जिस पर आज जेपीसी की बैठक होनी है। इससे पहले भी इस महीने की शुरुआत में जेपीसी की इस मुद्दे पर बैठक हो चुकी। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श किया गया। बिल्कुल, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी बड़े लंबे समय से मांग है। बैठक में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि एक साल पहले आज ही के दिन संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया था और इस बिल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 4 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी। संयुक्त संसदीय समिति अब इस पर विचार करेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस तरह से संभव हो सकता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक्स पर जानकारी साझा करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये भी कहा कि उनके मार्गदर्शन से संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में निरंतर दिशा और प्रेरणा प्राप्त होती रही है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में गोवा अग्निकांड के आरोपी ब्रदर्स जो है वो अब गोवा में होंगे। जी हां, दिल्ली से आज दोनों को गोवा पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर गोवा पहुंच रही है। ब्रिज बाय रोमियो लेन अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज ही गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं लूथरा ब्रदर्स और कोशिश होगी कि गोवा पुलिस दोनों को अपनी रिमांड मिले ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। 6 दिसंबर को हादसे के बाद फरार दोनों आरोपियों को कल थाईलैंड से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत भारत लाया गया, फिर दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। तो दिल्ली की अदालत से 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर और गोवा की अदालत में अब पेशी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा के लिए लूथरा ब्रदर्स रवाना हो चुके हैं। सुशील शुक्ला पणजी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुशील से हम जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से लूथरा ब्रदर्स गोवा पहुंच रहे हैं और क्या कुछ अब उनके साथ होने वाला है। आपको बता दें कि लूथरा ब्रदर्स पर आरोप है कि मौत की आशंका वाले कृत्य, दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले कृत्य, कि जिस तरह से ब्रिज बाय रोमियो में आग लगी और 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लापरवाही से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना, ये तमाम सारे आरोप लूथरा ब्रदर्स पर लगे और जिस तरह से वो भाग कर गए और भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित करके वापस लेकर आई है। तो लूथरा ब्रदर्स साझी मंशा से अपराध किए गए और उन पर ये कई आरोप लगे हैं और जिस तरह से वो भागे गोवा छोड़कर उस रात, जब वो समझ चुके थे कि कम से कम जो घटना उनके क्लब में घटी जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई और असुरक्षित परिसर और कई ऐसे आरोप लूथरा ब्रदर्स पर यहाँ पर लगाए गए हैं और लापरवाही और खतरनाक कृत्य से जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान गई तो उसका हिसाब उन्हें देना होगा। सुशील शुक्ला इस वक्त पणजी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, कुछ ही देर में लूथरा ब्रदर्स गोवा पहुंच जाएंगे, ऐसे में गोवा पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि उन्हें रिमांड पर लिया जाए ताकि कई ऐसे सवाल जिनके जवाब लगातार वो खोज रही हैं उससे पर्दा उठे। जी, ये जहां पर अब से कुछ देर बाद जो लूथरा ब्रदर्स है इनको बुलाया जाएगा और पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर कर दिया गया है। पुलिस का जो है प्रोटेक्शन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ अहिला पुलिस का लाया जाएगा। इसके बाद फिर मापसा कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा। जी, इसके बाद इनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा।
सुशील, कुछ तकनीकी खामियों के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कितने बजे कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे और किस तरह से अब पुलिस जो है, आप वहां पर मौजूद हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, कितनी देर में पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचेगी पुलिस और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करेगी, किस तरह से क्यों ये, कैसे ये कृत्य हुआ, इसके पीछे की क्या कुछ कारण है, उन्हें खंगालने की कोशिश करेगी। चलिए सुशील से आगे भी हम बुलेटिन में अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और बढ़ते आगे और बात करते हैं भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई, जो अपनी ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आज गोवा स्थित INS हंसा में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से लैस नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 335 को कमीशन किया जाएगा। बिल्कुल, और इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। ऑस्प्रे नाम का ये स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी विरोधी अभियान, खोज और बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम होगा और इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की हवाई और समुद्री क्षमता और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नौसेना को आज ऑस्प्रे मिलेगा। और बात करते हैं भारतीय वायुसेना रूस के साथ एक संयुक्त वायु अभ्यास अव्या इंद्र 2025 की मेजबानी कर रही है और इस अभ्यास का आयोजन 15 से 22 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना रूसी एयर स्पेस फोर्स के जवान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारत रूस के लंबे और मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। आपको बताएं कि साल 2014 से शुरू हुई अव्या इंद्र श्रृंखला की यह अगली कड़ी है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की वायुसेनाएं Su-30 MKI, तेजस IAL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ संयुक्त उड़ान अभियान चलाएंगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी सहयोग, परिचालन अनुभवों के आदान प्रदान और एयरोस्पेस क्षेत्र में तालमेल को और मजबूत करना है। वहीं भारत में नट्स और ड्राई फ्रूट सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक बार फिर मेवा इंडिया 2026 का बड़ा आयोजन करने जा रहा है। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह आयोजन भारत को नट्स और ड्राई फ्रूट्स आधारित पोषण अर्थव्यवस्था के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश और विदेश से उद्योग जगत के प्रतिनिधि, खरीदार और विशेषज्ञ भाग लेंगे। एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब 30 से अधिक देशों के शामिल होने की संभावना है। मेवा इंडिया 2026 का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में किया जाएगा। हम बड़े इंस्पायर हुए थे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैंने दो चीज़ें बोली, एक मेक इन इंडिया और एक स्वस्थ भारत अभियान, जो कि हमने कॉइन किया है। मेक इन इंडिया यही किया कि जो आज ये शो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है, आज हम लोग गल्फ फूड जाते थे या कहीं और जाते थे, फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करते थे, और आज हमारी इंडस्ट्री फॉरेन से स्पॉन्सरशिप्स लाके, सबके बूथ यहाँ पे लाके उनकी सेल करके फॉरेन एक्सचेंज इंडिया ला रही है। सो एक बहुत छोटी सी मुहिम है, बट हम इसको मेक इन इंडिया का रुख दे पाए हैं। और अब बात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, जिसने दूध, पनीर और खोया में मिलावट और गलत लेबलिंग पर रोक लगाने के लिए देश भर में विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर ये निर्देश दिए गए।
बिल्कुल, ये कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 16(5) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है। FSSAI ने दुग्ध उत्पादों के सघन निरीक्षण करने, नमूने लेने और लाइसेंस स्थिति की जांच करने को कहा है। इस विशेष अभियान के तहत दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े परिसरों का गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों पर खरा ना उतरने पर असुरक्षित खाद्य पदार्थों की जब्ती, लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण और अवैध इकाइयों को बंद करना जैसी कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। ये अभियान देश भर में सुरक्षित शुद्ध दुग्ध उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाने में योगदान देगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रास रिपोर्ट में। बेमिसाल MDH कश्मीरी, लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद विकास स्वागत और बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी कुछ दिलचस्प खबरों के बारे में हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स में। और पहली खबर शैला क्या है जो आप लेकर आई हैं दर्शकों के लिए? बिल्कुल, पहली खबर है राजधानी में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए उसे लेकर। अगर आपके पास आपकी गाड़ी की वैलिड PUC नहीं है तो आप अपनी गाड़ी की PUC आज ही करा लीजिए, वरना गुरुवार से राजधानी में आपको फ्यूल नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई ये अहम कदम उठाए हैं, तो PUC बेहद जरूरी है। प्रदूषण के नए नियमों के साथ कई सारी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। जी हां, दिल्ली में कई ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कि दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड हैं और खासतौर पर गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और आसपास के कई शहरों से यहां लोग आते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए अब गाड़ियों का इस्तेमाल एक समस्या बन सकता है। साथ साथ अपनी जो उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियां हैं उनको जब्त करने पर तो छूट है, लेकिन इन गाड़ियों को PUC जारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का कहना कि यह है कि इन्हें जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो इस छूट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि इस तरह के 2 व्हीलर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। साथ साथ पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में ये सख्ती की जा रही है और बिना ढके जो सामान लेकर, जो कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जो गाड़ियां आ रही होंगी तो उनको भी सीज करने का प्रावधान है। साथ साथ BS6 गाड़ियों को ही अब दिल्ली में एंट्री मिलेगी। चलिए तो बात कर लेते हैं अब एक और खबर की जो हरियाणा से है कि किस तरह से जब हम पॉट होल रिपेयर करने की बात करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पॉट होल्स की वजह से, यानी सड़क पर जो गड्ढे होते हैं, खड्डे होते हैं, उनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में मेंटेनेंस वैन्स जो इन गड्ढों की रिपेयरिंग करती हैं, मेंटेनेंस करती हैं,
उसकी तकनीक के लिहाज से कई ऐसी वैन्स को पुरस्कृत किया गया और इन वैन्स को विशेष सराहना दी गई जो हरियाणा के ननी से आती हैं। यानी किस तरह से इन वैन्स ने जो सड़क पर गड्ढे और खड्डे थे उनको मेंटेन किया, उनको दुरुस्त किया, उनकी मरम्मत की ताकि आवाजाही निर्बाध हो पाए और इस आवाजाही का सुगमता से जो यात्री हैं वो सुखद अनुभव ले पाए। और साथ साथ एक और खबर है साइबर हमले से जुड़ी हुई है आंचल। और साइबर हमलों से बचाव में बेशुमार संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। अगर लोग थोड़ा सा कुछ तकनीकों का पालन करें, थोड़े से अलर्ट रहें तो साइबर हमलों से बचाव कर सकते हैं। तकनीकी उपयोग बढ़ने के साथ ही हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़े हैं, साइबर अपराधियों का साइबर अपराध करने का जो तरीका है वो भी लगातार बदल रहा है और उस तरह से अपराध कर रहे हैं। हैकर अब लोगों के साथ ठगी करने के लिए AI जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं और आवाज बदल कर भी बात करने लगे हैं, चेहरा बदल कर भी बात करते हैं। और हाल ही में एक जारी रिपोर्ट हुई है, इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2026, उसमें ये बात कही गई है। रिपोर्ट की माने तो आने वाला जो साल है उसमें इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और इसीलिए अलर्ट रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर में हर 40 सेकंड में साइबर अटैक हो रहा है। इनमें 95% अटैक हमारी ही गलती के कारण होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। और आखिरी खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जहां हम इकोलॉजी यानी कि किस तरह से पर्यावरण का जो साइकिल है उसको बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। और ये बैलेंस कैसे हुआ जब ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव जो थे वो भारत आए और उनके लिए ठिकाना बहुत अहम रहा और इसमें सबसे ऊपर रहे जो चीते भारत लाए गए। और उसके बाद हमने देखा कि 4 साल में करीबन 6000 से ज्यादा जानवर भारत पहुंचे। 2 साल में सबसे बड़े इंपोर्टर के रूप में भारत की धरती जो है उसमें वन्य जीवों का आगमन हुआ और साथ ही साथ बिग कैट की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और लेकिन सबसे प्रिय रहते हैं चीते। अब इस इकोलॉजिकल सिस्टम को बायोडाइवर्सिटी के साथ जोड़ने के लिए तमाम कदम जो सरकार उठा रही है ये उसी बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे वन्य जीवों के लिए भारत एक सुखद ठिकाना बनने की कगार पर है। तो आज अखबारों की सुर्खियों में इन तमाम हेडलाइंस के जरिए हमने कुछ दिलचस्प खबरें आपके लिए प्रकाशित जो आई थी उनको साझा किया है। लेकिन अब सीधे अखबारों के जगत से आपको तकनीक की दुनिया में ले चलते हैं और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक की। जहां तो टेक टॉक में बात कर लेते हैं आज हम अल्जाइमर्स की। जी हाँ, अल्जाइमर से बचने के लिए ग्रीन टी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। ग्रीन टी हम आप सब पीते हैं तो ग्रीन टी अल्जाइमर से भी बचाव के लिए कारगर साबित हो सकती है। मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नैनो पार्टिकल से जुड़ा एक नया तरीका खोजा है। डॉक्टर जीवन ज्योति पांडा के नेतृत्व में ये रिसर्च की गई है। अब ये दवा बीमारी को धीमा कर सकती है, याददाश्त बेहतर कर सकती है और सोचने और समझने की क्षमता में भी मदद करेगी। नई थेरेपी में 3 चीजों को मिलाकर छोटे कण बनाए गए। ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट, दिमाग का केमिकल डोपामाइन और एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन, इन कणों को और बेहतर बनाने के लिए BDNF नाम के प्रोटीन से इसे जोड़ा गया जो दिमाग की कोशिकाओं को बढ़ने, उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। ये दवा एक साथ कई काम करती है। ये दिमाग में हानिकारक प्रोटीन के गुच्छों को तोड़ती है, फिर सूजन कम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाती है जो दिमाग की कोशिकाओं को बचाती है और नई बनाने में मदद करती है। लैब टेस्ट और चूहों पर परीक्षण में ये दवा काफी ज्यादा कामयाब रही है। कंप्यूटर सिमुलेशन से भी पता चला है कि ये कण हानिकारक प्रोटीन को अच्छी तरह से तोड़ देते हैं। तो एक अच्छी तकनीक से जुड़ी खबर जब हम अल्जाइमर्स जैसी बीमारी से निजात पाने के लिए ग्रीन टी को एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। एक बेहतर विकल्प है, इसके जरिए आप अल्जाइमर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव जरूर कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुनका रिसेप्शन में कहा कि सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की बुरी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला से आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया। यह कदम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और बढ़ा सकता है।
हॉलीवुड फिल्म निर्माता और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रॉब रेनर के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। निक रेनर पर अपने माता पिता की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। रॉब रेनर के माता पिता वीकेंड में लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। और अब बात कारोबार जगत से अंदाज रहेगा फटाफट बिजनेस ब्रीफ सेगमेंट में। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2019 से अब तक 7.5 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया है। वर्तमान में देश के 274 जिलों में 164 सेवाएं संचालित हैं। केंद्र सरकार REPM के विनिर्माण के प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर रही है। योजना का मकसद चीन पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। RBI ने नासिक जिले में स्थित लोकनेते हार्दिक क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक में हुए कुछ घटनाक्रम के चलते गंभीर पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं के कारण RBI ने जमा निकासी पर रोक सहित कई पाबंदियां लगाई हैं। खबरें खेल जगत से देखते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्हें खरीदा। प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा भी IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड नाबाद 209 रन की मदद से भारत ने अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया को 315 रन से हराया। रनों के अंतर से युवा वनडे में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई है। कुंडू युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आज से शुरू हुए BWF विश्व टूर फाइनल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रुप ऑफ डेथ में सात्विक चिराग को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और आइए खेती किसानी से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं कृषि जगत में। तो खेती में अच्छी पैदावार का सीधा संबंध पौधों के पोषण से होता है। पौधों के संतुलित विकास के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बिल्कुल, अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए फसल खराब हो जाती है और उत्पादन घट जाता है। पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों को कुल 17 के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हवा और पानी से और शेष तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों को पौधों के लिए आवश्यक मात्रा के अनुसार मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में बांटा जाता है। मुख्य पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जिसकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आधारभूत पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हैं। गौण यानी द्वितीयक पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जिसकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधे नहीं बढ़ते। फास्फोरस की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फूल और फल कम लगते हैं। वहीं पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कैल्शियम कोशिकाओं की मजबूती के लिए जरूरी है। इसकी कमी से नई पत्तियां मुड़ जाती हैं। टमाटर और मिर्च में फल सड़ने लगते हैं। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसकी कमी से पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं। इसके अलावा आयरन की कमी से नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जबकि जिंक की कमी से पौधा बौना रह जाता है। बोरोन की कमी से फल झड़ने लगते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये बहुत अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए। उसके बाद आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिसको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जो आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम
क्लोरीन और निकेल, अति आवश्यक मीन्स एसेंशियल, इसमें से कोई भी एक अगर कम होंगे तो उसका प्रभाव उसकी वृद्धि में, उसके पैदावार में पड़ेगा। वैज्ञानिक और नया सवेरा में अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। तो इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पेरिस में चल रही क्रिसमस की तैयारियों की झलकियों के साथ। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद और उठाइए लुत्फ, और हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।